मैं डॉक्टर रुचि कपूर भारतीय, प्रदेश सचिव यूपी सलाहकार समिति, राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्यकारिणी की सदस्य, बरेली प्रभारी और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से बात कर रही हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष कुछ ज़रूरी बातों को, जो कोरोना काल में बहुत कुछ हमारे आसपास देखने को मिल रहा है, एक जैसे कोरोना काल बन के समस्त विश्व पे आया है, वैश्विक एक आपदा है, साथ ही साथ हमारे देश में बहुत कुछ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो उसी रिगार्डिंग मैं आज आप सबके समक्ष आई हूँ बात करने। सबसे पहले तो मैं अपने देश के जो वीर जवान हंदवाड़ा में शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं दिल से बहुत खेद है, उनके लिए अपने दिल से अपने भारत के वीर जवानों के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से। और साथ ही ये हमारे देश के वीर जवानों का जज्बा है कि आज नहीं तो कल बदला पूरा होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो अभी विशाखापट्टनम में जो ये गैस लीकेज का केस आया है, बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है, जो उसमें 11 बताए जा रहे हैं कि 11 लोग, मैं शहीद ही कहूँगी उन्हें, कि 11 लोग शहीद हो गए हैं। और उनको बचाते हुए, आसपास में डिसास्टर को रोकते हुए पता नहीं कितने लोग घायल हुए हैं। तो जितने लोगों की उसमें डेथ हुई है, मैं उनको शहीद ही कहूँगी। और बाकी जितने लोग घायल हुए हैं, ये हमारे देश के खून में, हमारे देश की मिट्टी में ये एक जज्बा है जो सारे विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब भी कोई देश पे मुसीबत आकर के पड़ती है, तो हम सारे भारतवासी, हम भारतीय, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, हम सब भारतीय मिलकर के एकजुट होकर एक मुट्ठी बन करके काम करते हैं। ये हमारे देश की एक अखंडता, प्रखंडता ही है, जो आज सारे विश्व में कोरोना से त्राही त्राही मची हुई है। लाखों की संख्या में मृत्यु दर पहुंच चुकी है, लेकिन ये हमारे देश की एक अखंडता और हमारे देश की एक प्रखंडता ही है, जो हम सारे एक साथ मिलकर के इस महामारी का क्या, और देश में कितनी भी बड़ी से बड़ी आपदा आए, हम सब नर नारी सब मिलकर के एक साथ ऐसी आपदाओं का सामना करते आए हैं और करते रहेंगे, और हमेशा विजय प्राप्त करी है और हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। और बाकी ये है कि जो विशाखापट्टनम में जो गैस लीकेज का केस हुआ, वो बहुत ही दुखद एक घटना है। लेकिन तेलंगाना सरकार ने जितने भी इसमें शहीद हुए हैं, गैस लीकेज केस में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, उन सब के लिए 1-1 करोड़ का वादा किया है देने का, उनके परिवार को, और परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब देने का वादा किया है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जब तेलंगाना में ये तेलंगाना सरकार ऐसा कर सकती है, तो औरंगाबाद की जो कल ये घटना हुई है, ये क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक आपदा है या ये मैन मेड आपदा है? आप ये बताइए। अनुशासनहीनता ही तो है। अगर चाहते तो ये दुर्घटना होने से रुक सकती थी। उन बेचारे गरीब मजदूरों का उनकी क्या गलती क्या है, ये तो बताइए, कि वो रोज़ी रोटी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर को चलाने के लिए अपने राज्य से, अपने शहर से, अपने गांव से पलायन करके दूसरी जगह जाके रिक्शा चला के, रेहड़ी चला के, ठेले चला करके, किसी भी तरीके की मजदूरी और ईमानदारी से मजदूरी करके, किसी का हक मार करके नहीं, ईमानदारी से मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का 2 रोटी खिला करके गुजर बसर करते हैं, गुजारा करते हैं। क्या ये उनकी गलती है? जो ये मैन मेड आपदा बनकर के आई, उनके ऊपर एक काल बन के आई, टुकड़े टुकड़े हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा एक शर्मनाक घटना है। देखिए, जब ये कोरोना का देश में पता चला था, तो कैसे देश के जो बाहर गए हुए हैं लोग पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जॉब ओरिएंटेड, ये भारत तो रहने लायक है नहीं, हम विदेश में जाके फंसेंगे। और जब कोरोना का अटैक आकर के पड़ा, तो सबसे पहले यही लोग पलायन करके अपने देश वापस, अपने मुल्क इंडिया, भारत वापस लौटे हैं कि हमें अपने देश वापस जाना है। जो कभी ये कहते थे कि भारत तो रहने लायक है ही नहीं, भारत में गंदगी है, भारत में ये है, भारत में वो है, भारत को बुरा बोलते थे, सबसे पहले वही पलायन करके वापस अपने वतन वापस लौटे। तो उनको विदाउट एनी कॉस्ट, शुल्क फ्री करके उनको देश जो है, दुनिया के विभिन्न देशों से, अपने देश,
अपने इंडिया, अपने भारत वतन वापस लाया गया बिना किसी शुल्क के। लेकिन ये जो हमारे देश में ही कहीं आंध्र प्रदेश, कहीं गुजरात, कहीं आपके दिल्ली एनसीआर, गाज़ियाबाद, नोएडा, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे बेचारे भाई मज़दूर 2 वक्त की रोटी अपनी ईमानदारी से कमाते हैं, किसी का हक ना मार करके ईमानदारी से मेहनत मजदूरी पूरे दिन करके 2 वक्त का खाना खाते हैं, क्या उनके लिए सरकार कोई ये फ्री की सर्विस नहीं कर सकती है? हालांकि सरकार ने कहा कि हमने फ्री रेल चलाई हैं, हमने फ्री बसों में लोगों को भेजा है, लेकिन आप एक मज़दूर से पूछिए कि उससे टिकट वसूली गई है या नहीं। फ्री के नाम पे भेजा जा रहा है, लेकिन जो एक ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे देखिए, एक जड़ से देखिए, उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है घर वापसी के लिए, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो बसों से आ रहे हों, उनसे पैसा वसूली करी जा रही है। टिकट के लिए किराया उनसे वसूला जा रहा है। और इसी तरीके से विदेश से जितने भी आज इतने टाइम बाद दोबारा हमारे देश के लोग वापस आने को हैं, चाहे उनमें मज़दूर हों, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे जॉब करने वाले हों, किसी भी क्लास के लोग हों, तो आज की डेट में उनसे भी जो है पैसा वसूला जा रहा है। उनसे टिकट्स के थ्रू, उनके एक्सपेंसेस पे उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, जबकि शुरुआत में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेन्स के थ्रू अपने देश वापस बुलाया गया था। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे देश का एक निम्न तबके का जो एक व्यक्ति है ना, जो सबसे नीचे धरातल पे रहने वाला, जो सबसे ईमानदार, खून पसीने की कमाई एक करने वाला जो एक आदमी है, जो 2 वक्त की सूखी रोटी खाता है, वो किसान जो फांसी पे चढ़ जाता है, उसका गेहूँ, उसकी प्याज, उसका अनाज ना बिकने पे या उचित मूल्य ना मिलने पे, जो हमारा अन्नदाता है, वो हमारे देश का असली वोटर है। जब देश में वोट होते हैं ना, मतदान होते हैं, तो ये ही लोग, एक बार को हम हॉलिडे मनाने के लिए इधर से उधर भागते हैं, लेकिन एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर इस आशा में खुद भी जाता है, अपने परिवार के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के हर एक बंदे को प्रोत्साहित करके साथ में लेके जाता है कि भाई मेरे, मैं भी जा रहा हूं और तू भी चल। क्या पता इस बार कोई नेता ऐसा आ जाए जो हमारे लिए मसीहा बन जाए। वो इस उम्मीद में जाकर के वोट दे करके आता है कि अब की हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान सही से मिलेगा, सही से हिदायत मिलेगी। लेकिन ये 50 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में रोटी कपड़ा मकान, इससे ऊपर अपने देश के मुद्दे हो ही नहीं पाए हैं। आज तक देश में पूर्ण रूप से इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत की जो आवश्यक चीज़ें हैं ज़िंदगी के लिए, वो ही पूरी नहीं हो पाई हैं। तो हम विकास और विकसित की बात तो बहुत दूर की रही, कैसे कर पाएंगे। इस उम्मीद में जाकर के एक मज़दूर किसान, एक गरीब किसान, एक गरीब महिला, एक विधवा महिला, एक बुज़ुर्ग महिला इसीलिए जाकर के वोट दे करके आती है। वे एक विकलांग महिला, आप देखते हैं मतदान के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे खूब कैंपेन चलाई जाती हैं, खूब चीज़ें दिखाई जाती हैं कि एक विकलांग महिला जा रही है, एक नेज़ल ट्यूब लगी हुई है, सीरियस कंडीशन में एक बच्ची है 18-19 साल की, वो भी जा रही है वोट देने के लिए। एक बूढ़ी माँ है बिल्कुल 100 साल की, 102 साल की, वो भी जा रही है। अरे किसी उम्मीद में ही तो जाते हैं वोट देने के लिए, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिलता है? कुर्सी पे बैठने के बाद, सत्ता में आने के बाद क्या किया जाता है उनके लिए? जब उनको इतनी ज़रूरत है, केवल एक मछली की तरह तड़प रहे हैं कि हम अपने घर वापस चले जाएं, उन मज़दूरों की इसी आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट या किसी भी तरीके से सुविधाएं करा के राज्य सरकार मिल करके ही तो एक केंद्र सरकार बनी है। राज्य, इतने राज्य, उतने राज्य, सब राज्य मिल करके ही तो एक भारत बना है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आज ऐसी आपदा आके पड़ी है देश के ऊपर कि आप सब, हम सब महिलाएं, हम सब NGOs, सब लोग मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भी इतना भेदभाव क्यों? आप सब लोग एक मुट्ठी बन करके देश को बचाइए, देश की जनता को बचाइए। यही हैं जो आगे चल करके वोट करने वाले हैं। अगर यही जनता काल का ग्रास बन गई तो काहे के वोट और काहे के मताधिकार और काहे की नेता और काहे की सत्ता? इस चीज़ पे गौर करिए।
लोग मतलब मज़दूरों को उनके घर नहीं भेजा जा रहा, वो तड़प रहे हैं अपने घर जाने के लिए, अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए, या ये सोचने के लिए कि यहाँ मजदूरी नहीं मिल पा रही है, चलो अपने गांव में जा कर के हम कुछ खेती मजदूरी, कुछ रोज़गार टूटा फूटा कुछ कर लेंगे, वहाँ जाके एटलीस्ट 2 वक्त का 2 रोटी, सूखी रोटी और चटनी अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिला लेंगे, इस उसमें हैं। लेकिन उनके लिए, इस चीज़ के लिए नहीं सोचा जा रहा है। 100 करोड़ लग सकते थे क्योंकि ट्रम्प आ रहे थे, लेकिन अगर ये 100 करोड़ का आप 1/3 हिस्सा भी देश के मज़दूरों के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए लगाएं, तो जो अभी वाह वाह है उससे ज़्यादा वाह वाह होगी साहब। इस देश को ज़रूरत है। मेहमान भगवान का रूप होता है, लेकिन जब खुद घर के अंदर ही 2 रोटी के लाले पड़े हों तो काहे की मेहमान नवाजी इतनी करेंगे। पहले अपने देश के लोगों को बचाइए। जैसे तेलंगाना में 1 करोड़ और गवर्नमेंट जॉब हर घर से एक सदस्य को देने के लिए कहा गया है, मैं चाहती हूँ, मैं सरकार से, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी ये हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करती हूँ कि औरंगाबाद में जो ये त्रासदी हुई है उन लोगों के कंपनसेशन के लिए उनको 1-1 करोड़ दिया जाना चाहिए। इतना नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम कुछ तो उनकी मदद करिए। काल का ग्रास बनने से देश को बचाइए, वरना इटली, स्पेन, ब्राज़ील, अमेरिका बनते देश को टाइम नहीं लगेगा। देश में मदिरालय खुल रहे हैं, देश में शराब के ठेके खुल रहे हैं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा। लेकिन ये मज़दूर अगर एक इकट्ठे होकर के अपने जगह वापस जाने के लिए आपसे अपील कर रहे हैं तो लाठीचार्ज है। ठीक है, झुंड के झुंड आ रहे हैं, उसमें नहीं पता कि कौन संक्रमित है या किससे संक्रमण आगे फैल सकता है, पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकता है। लेकिन उनकी मजबूरी भी तो समझिए। क्या शराब के ठेकों पे स्क्रीनिंग हो रही है हर जगह? छोटे से गांव से लेकर के हर गली कूचे में जहाँ जहाँ ठेके खुले हुए हैं, क्या हर जगह टेम्परेचर स्क्रीनिंग हो रही है? कोरोना रैपिड टेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, लेकिन फिर भी खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि राजस्व आएगा। लेकिन ये जो मज़दूर हैं, ये जो जनता है, ये हमारा एक जड़ है, ये हमारे देश का स्तंभ है। आज देश में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ खुली हैं वहाँ वहाँ पे कमी महसूस हो रही है ना, कि मज़दूर नहीं हैं। मज़दूर कहाँ से लाएं? कर्नाटका से लेकर के हर राज्य तक में कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो भी सरकार की हिदायत के थ्रू खुली हैं वहाँ पे मज़दूरों की कमी महसूस हो रही है। तो ये मज़दूर कहाँ से आता है? ये हमारे देश का नागरिक है जो कभी रेल के नीचे कट जाता है, कभी गैस लीकेज से मर जाता है। क्या उनकी कोई औकात नहीं? आखिर उनकी गलती क्या है? शुरू से लेकर के आज तक वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही तो अपनी जंग लड़ रहे हैं। अगर थोड़ा डिसिप्लिन दिखाया गया होता, थोड़ी सी अनुशासन की पाबंदी की गई होती, तो आज उन मज़दूरों की निर्मम हत्या नहीं हुई होती। तो इस पे आप संज्ञान लें, इस पे थोड़ा काम करें। जनता से, देश की जनता से सरकार बनती है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी। तो जनता का ध्यान रखें, जनता सरकार का ध्यान रखेगी। जय हिंद, जय भारत।